आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गुलमर्ग में शहीद हुए जवानों को और पोर्टरों को पेश की खराजे अकीदत। कहा, इनकी बेलोस खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा, आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मसला कश्मीर के लिए मरकजी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए है तैयार। गांदरबल और बारामूला दहशतगर्दाना हमलों की तहकीकात का किया मुतालबा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में खूनरेज़ी को खत्म करने के लिए दोस्ती के रास्ते तलाश करने की है जरूरत। और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा, रियासत की बहाली उमर अब्दुल्ला हुकूमत की अव्वलिन तरजीह। दरबार अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज उन बहादुर जवानों और पोर्टरों को खराजे अकीदत पेश किया है जिन्होंने 24 अक्टूबर 2024 को कोठापदरी सेक्टर में कौम की खिदमत में अजीम कुर्बानी पेश की है। अपने एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि हिंदुस्तान इनकी बेलोस खिदमत और उनकी अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा। उन्होंने सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत की है और कहा है कि पूरी कौम उनके इस दर्द में बराबर की शरीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लाल चौक का एक वसी दौरा किया है, जहां उन्होंने तरक्याती कामों के रफ्तार का जायजा लिया है। यहां उनके हमरा सूबाई कमिश्नर कश्मीर और दीगर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। ज़राए अबलाग से बात करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा है कि जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कमरवाड़ी पुल के हवाले से उन्होंने कहा है कि इसे दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ गाड़ियों के आमदरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आपसे प्रोजेक्ट और कुछ पीडब्ल्यूडी के और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, तो उनके लिए एलजी साहब ने समय निकाल के उनकी प्रोग्रेस है वो देखी और उनकी जो टाइम लाइन है वो फिक्स की गई है कि जैसे आपको पता है हमारा सीमेंट का दल जो है जी, तो वो दिसंबर तक जो है वो पूरा हो जाएगा और उस पर गाड़ियाँ चलेंगी। आपको पता है उस समय सर्दियाँ होंगी तो मैक्सिमाइजेशन उसमें नहीं हो पाएगा, बट फिर भी लोकल ट्रैफिक के लिए उसको खोला जाएगा। तो सर, हमने देखा कि कुछ प्रोजेक्ट जो है जो ऑन टाइम इनॉग्रेट होने थे नहीं हो पाए, अब उस पर देरी क्यों आखिरकार? कौन सा प्रोजेक्ट? जैसे कमरवारी ब्रिज की मैं बात करूंगा, नूरबाग कमरवारी, लास्ट टाइम खबर आ रही थी कि बहुत जल्दी इनॉग्रेट हो जाएगा। ये जो सीमेंट का दल की जी बात जी 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 जी, तो सीमेंट का दल का तो आपको पता है 2011 से जो चल रहा है जी, तो उसको तो अभी उस पर तेजी आई है, इसलिए माननीय एलजी साहब ने उस पर विजिट किया है ताकि वो टाइमली। कुछ लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अभी बात हुई है या अमेंडमेंट्स होनी है? नहीं, बिल्कुल है। जैसा आपको पता है रिवर ट्रांसपोर्ट अपने आप में अपने एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, राइट। उसके अलावा भी आप देख ही रहे हैं, वो तो है। और मैं ज़्यादा अभी कहता ठीक नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने आज कहा है कि अलहदगी पसंद इत्तेहाद मसला कश्मीर के हल के लिए बीजेपी की ज़ेरे क़यादत मरकज के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि जब 1993 में क़यादत की तरफ से आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तश्कील दी गई थी, उस वक्त अस्करियत पसंदी अपने अरूज पर थी, तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मीरवाइज ने कहा है कि उस वक्त भी APHC ने अपने ऐलान में वाज़ह तौर पर कहा था कि वो तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल की वकालत करती है और 30 साल गुजरने के बाद भी ये नुक्ता नज़र जुम का तू है। इन बातों का इजहार उन्होंने नौहट्टा इलाके में जामा मस्जिद में जुमे के इज्तिमा से खिताब के बाद किया।
मीरवाइज ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल और बारामूला इजला में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की तहकीकात का भी मुतालबा किया है। बात है कि हमने 2019 के बाद जो तब्दीलियां जम्मू कश्मीर के हवाले से हुई उस पर भी हमने गुफ्त शनीद किया और जो आलमी मंजरनामा आज तेजी से तब्दील हो रहा है, जो कि जिसे हम कह रहे हैं कि जो चेंजेस जियो पॉलिटिकल लेवल पर तेजी से रूनमा हो रही हैं, उस पर भी हमने तबादला ख्यालात किया। दोस्तों, बुजुर्गों, आपको याद होगा कि 1993 में जब मीरवाइज मंजिल पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पड़ी, उस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ थे। 93 में जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वजूद अमल में आया तो वो ऐसे हालात थे कि जब अस्करियत बिल्कुल अपने उरूज पर थी। और उस वक्त भी अगर आप देखें कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बरमला इस बात का इजहार किया कि हमारे बनने का मकसद, इस फोरम को वजूद में लाने का मकसद यह है कि हम पुरअमन तरीकों से इस मसले का हल चाहते हैं, यानी मसले कश्मीर को हल देखना चाहते हैं। आज तकरीबन 30 साल गुजर गए और आज 30 साल के बाद फिर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बराबर इसी मौक़िफ़ और मंशूर पे खड़ा है कि जम्मू कश्मीर के मसले का सियासी हल फौजी ताकत से नहीं, बंदूक से नहीं, बल्कि बातचीत से निकलेगा। बुजुर्गों, आप जानते हैं कि कुछ दिन कबल ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने ब्रिक्स के जो समिट हुआ रूस में, वहां पर एक बड़ी अहम बात कही और जिस बात से हम सब बिल्कुल मुत्तफिक हैं। उन्होंने कहा कि आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है, वो डायलॉग और डिप्लोमेसी का वक्त है। आज का दौर जंग का दौर नहीं है। और हम बिल्कुल यही मानते हैं कि जंग व जदल से मसले हल नहीं होते, मसले उलझ जाते हैं। और हम भी ये महसूस करते हैं कि इसी सोच को, इसी फिक्र को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमने माजी में भी इस फिक्र को आगे बढ़ाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि कश्मीर में खूनरेजी को खत्म करने के लिए एक दोस्ती के रास्ते तलाश करने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में कल जैसे हमले उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक कोई मुनासिब हल नहीं निकलता। उन्होंने कहा है कि इस तरह के वाक़ात पिछले 30 सालों से हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि हम पाकिस्तान का कभी हिस्सा नहीं बनने वाले, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने अपील की कि बेगुनाह के कत्ल को खत्म करने के लिए कोई हल निकाला जाए और साथ ही साथ दोस्ती के लिए भी कोई रास्ता निकाला जाए। उन्होंने गुलमर्ग हमले में मारे गए फौजियों और पोर्टरों को भी खराज अकीदत पेश किया है और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत की है। और ये हर साल चल रहा है, यानी कि बंद हुआ है। और जो इसको चलाने वाले हैं वो आपको मालूम है, वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे। उस गलत फहमी में है। कश्मीर में 47 में फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। और अगर वो समझते हैं कि इससे वो कुछ कर सकेंगे, वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं। मुसलमानों की सारी तबाही कर रहे हैं। उन्हें ये बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जबकि ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कुछ नहीं बचेगा। अगर ये वही चाहते हैं तो उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब पानी उस घड़े में भर जाएगा वो और नहीं बर्दाश्त करेगा तो असर वही होगा। जम्मू
उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यूक्रेन में, उन्हें देखना चाहिए क्या हो रहा है शाम में, क्या हो रहा है ईरान पे आजकल, क्या हो रहा है फ़लस्तीन पे, क्या हो रहा है लेबनान में, और किस तरह बर्बादी हो रही है। क्या ये वही बर्बादी चाहते हैं? जो गरीबी है उसको और गरीब करना चाहते हैं। बंद करें, खुदा के वास्ते बंद करें इसको। किस तरह से डॉक्टर साहब आप चाहते हैं ये बंद हो सकता है? ये तो जनाब जो ये चला रहे हैं उनको सोचना चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए। मैं नहीं क्या जानता करना चाहिए इसको? ये वो जानते हैं क्या डॉक्टर साहब, अभी देखा जाए तो मैक्सिमम जो मीटिंग्स होती है एलजी के साथ, या जिसमें हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर देखें, मैक्सिमम उमर साहब को अभी तक उसमें शामिल नहीं किया गया, जिस पर तनकीद की जाती है। इस पर आपका देखिए सेना, एलजी जो है वही इस वक्त कमांडर है, सब उन्हीं के पास है। उमर साहब यहाँ नहीं थे जब इन्हें मीटिंग की थी, वो दिल्ली में। तो ये कहना कि उनको नहीं बुलाया ये गलत बात है। अगर दूसरी दफ़ा ये मीटिंग बुलाएंगे उमर साहब ज़रूर होंगे क्योंकि वज़ीर आला है। सर, आज जो प्रोटेस्ट हुआ इंजीनियर रशीद का, उसमें दरबार मुँह को लेकर बात की गई, तो आप किस बात की बात की गई? सुना साहब, इंजीनियर रशीद का मेरे बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हालांकि वो क्या है वो नहीं करता है, वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है ये चीज़ें करके। मुझे इसके बारे में कुछ कहने मत दिया। की बहाली की गई, की बात की गई, इसकी बात की गई दरबार मुँह की बहाली की बात की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। भैया अल्लाह के वास्ते असेंबली मिलने दीजिए। असेंबली में आप खुद देखिएगा क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला। पहले ही आप जंपे मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हो, किस लिए? डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पहले इलेक्शंस बड़े पीसफुल है, चाहे वो पार्लियामेंट्री असेंबली, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल चली। आफ्टर कमिंग योर अमेंडमेंट्स विद द गवर्नमेंट, उसके बाद हमने देखा कि लगातार स्ट्राइकिंग। क्यों उससे पहले नहीं हुआ? क्या जम्मू में नहीं हुआ, सांबा में नहीं हुआ, वो रियासी में नहीं हुआ? क्यों आप कहते हैं कि आज ही हो रहा है? ये तो चलता जा रहा है, ये कभी बंद नहीं हुआ है। और ये समझे कि ये बंद हो रहा है, नहीं बंद हो रहा है। और करने वाले आपको पता है कौन है, उन्हें इसकी तरफ देखना चाहिए। आपको लगता है शिफ्ट हो रहा है जम्मू के बाद कश्मीर में ऐसे हमले हो रहे हैं जिसमें भैया क्यों घबराते हो? हमले होते जाएंगे, हम भी इनका मुकाबला करते जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। मैं कभी नहीं घबराया हूँ, मेरे वक्त में इतना इससे ज़्यादा था, मगर मैं कभी घबराया नहीं, मुकाबला किया। और इंशाल्लाह आगे में मुकाबला करेंगे, इनके दांत खट्टे करेंगे इंशाल्लाह, घबराइए मत। डॉक्टर साहब, एक सवाल, क्योंकि सीएम साहब के दिल्ली दौरे को लेकर भी कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये सीएम जानता, मैं नहीं जानता। डॉक्टर साहब, इसका मुस्तकिल हल मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर है, उनकी मुलाकातें होंगी, वो करेंगे। क्योंकि दफा 370 और 35 से मौजू बन गया था इलेक्शन कैंपेन। भाई अल्लाह के वास्ते क्यों आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसे फारूक अब्दुल्ला को मत पूछिए। असेंबली का इंतज़ार कीजिए, अब असेंबली आ गई, उसमें देखिए क्या होता है। चलिए, अल्लाह। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने हालिया दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इस तरह के वाक़ात इंसानियत को शर्मसार और अमन को खराब करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वादी अमन चाहती है। उन्होंने कहा है कि हम गुज़श्ता 30 से 35 बरसों से इसका शिकार रहे हैं। ऐसे वाक़ात इंसानियत और हमारे अमन को नुकसान पहुँचाते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरियत में हिस्सा लेने के लिए तवील इंतजार किया है। अब हम अमन की राह पर चलना चाहते हैं। बहुत अफसोस की बात है, ऐसे जो है वाक़ात नहीं होने चाहिए। अब हम पिछले 30-35 साल से इस मुसीबत से झेल रहे हैं, अभी भी बेगुनाह जाने जाया हो रही हैं। तो अल्लाह करे कि अब किसी तरह से अकल आए, बाहर वालों को भी अकल आए कि वो इन चीज़ों पे जो है ज़्यादा मुदाखलत ना करें और ऐसे वाक़ात ना हो। तो हमने जितनी इसकी मज़म्मत करनी थी उतनी कम है, क्योंकि ये ऐसे वाक़ात हैं जिससे इंसानियत का खून हो जाता है, हमें हमारे अमन को दचका लगता है। यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत मुश्किल से बड़ी देर के बाद जमहूरियत का साथ दिया है, एक जमहूरी हुकूमत बनी है। अब हम चाहते हैं कि आगे हम अमन के दिन देखें, तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे वाक़ात ना हो। इसके साथ साथ जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड है उसको और मुस्तकम होने की ज़रूरत है। हम इसीलिए कहते हैं कि इसको रियासत का दर्जा दोबारा देना बिल्कुल नागुज़ीर है, ये बहुत ज़रूरी है।
यहाँ डुअल कंट्रोल पे जो है ये जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता। सिक्योरिटी का ग्रिड एलजी साहब देखें, बाकी जो है चीफ मिनिस्टर साहब देखें, और सबसे ज्यादा जरूरी है उमर साहब को एक्सपीरियंस है ये रियासत चलाने की। पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यूनिफाइड कमांड के हेड भी रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द स्टेट रेस्टोर हो और एक यूनिफाइड कमांड इन चीजों को मुकाबला कर सके। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज शेर कश्मीर भवन जम्मू का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने कारकुनान के एक इज्तिमा से भी खिताब किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि रियासत की बहाली उमर अब्दुल्ला हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए वज़ीर आला ने मरकजी क़यादत से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि दरबार मूव को दोबारा शुरू करना जम्मू की मईशत को बहाल करने का सबसे अहम कदम है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को 10 बरसों के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई है। वायदा किया कि हमारी जो बुजुर्ग हैं पहले 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, हमारे ओल्ड एज के जो लोग थे 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, वो पेंशन हमने बढ़ा के 3000 की है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के रोजगारी का मसला हो या भूखमरी का मसला हो या हमारी बहनों की परेशानियों का मसला हो, हमारे बच्चों के जो बेरोजगारी का मसला हो, आज 24 साल आपके सामने है। जहां कहा जाता था कि शायद जम्मू के देखिए, आज पहली दफ़ा मैं आया हूँ। मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पूरी जो है जम्मू कश्मीर की और नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम की जो एक एक कारकुन है, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जम्मू सूबे को और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को बराबरी से चला सकूं, बिना किसी जात, बिना किसी मज़हब के, बिना किसी कौम परस्ती के साथ मैं इन लोगों का काम कर सकूं। सुरेंद्र जी, युवा सुरेंद्र चौधरी जी, इस समय 8 साल के बाद सरकार ने कांस्टेबल की पोस्टें निकाली है, पर हमारे युवा गुहार लगा रहे हैं हमें एक रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला आप पर भरोसा है। देखिए, उमर साहब को ये डेपुटेशन मिली है, उमर साहब ने उनको यकीन दिलाया और ये सरकार नौजवानों के साथ बनी है। और हमारे इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो है उसके बीच में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना वादा किया है, जो नौजवानों के रोजगार के लिए, नौजवानों को आगे भविष्य बनाने के लिए, और जो वादे हमारे मैनिफेस्टो में हैं, वो मैनिफेस्टो में जो वादे हैं उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया के साथियों से, आप अभी 4 दिन हुए नहीं तो आप हमें इम्तिहान लेना शुरू हो गए हो, क्योंकि जिन लोगों ने 10 साल इस रियासत को तोड़ के यूटी बनाया, अभी तो हमें, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है, पहले हमारा सबसे बड़ा मुद्दा पहले है कि इस यूटी को दोबारा से स्टेट में तब्दील किया जाए। और इस यूटी के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली गए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिले हैं, होम मिनिस्टर साहब को भी मिले हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर साहब को भी मिले हैं, और वो गडकरी साहब को भी मिले हैं। और जो बातें इसके बाद वो जब वापस आएंगे दिल्ली से, वो आपको ब्रीफ करेंगे। ये उम्मीद, ये देखिए, युवाओं की उम्मीद है हम समझ सकते हैं और महसूस करते हैं कि युवाओं को एक बड़ी उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ऐसी एक पार्टी, एक तंजीम है जिसने हमेशा युवाओं के लिए लड़े और युवाओं का रोजगार का जो एवेन्यूज हैं हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खोले। और आगे भी आज जो सरकार बनी है, आप यकीन मानिए 5 साल का सफर हमारे पास है। इन 5 साल जब खत्म होंगे, हम एक दावे से 20 लोगों के बीच में जाएंगे और लोग खुद कहेंगे कि हमने फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताना है। कश्मीर घाटी में सर, कश्मीर घाटी में देखिए, जो अटैक हुए हो रहे हैं, जो जाने कल भी बारामूला में गई हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर गई हैं, मैं उन जानों को जो अटैक हुआ उसका घोर निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि ये आज का अटैक नहीं है, अटैक तो लास्ट 6 साल से चल रहे हैं। ये कुछ मुझे लोग कह रहे थे जी आज सरकार नहीं बनी है तो अटैक नहीं, ये पिछले जो लोग मारे गए अटैकों में वो किसके दौर में थे, ये एक कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें दिल्ली भी ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि इन आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर अंजुमन शिरीशियान के सदर आगा सैयद हसन अल मसावी अल सफावी ने गगनगिर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस खूनरेजी को रोका जाए, साथ ही कश्मीरियत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से वादी में सख्त हिफाजती इंतजाम करने की भी उन्होंने अपील की है। वादी गमज़दा है, जो वहशियाना हरकत की गई गंदरबल में, उसमें काफी जान बहक हो गए। बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर भी
जान बहक शहादत पाई, उसके खिलाफ जिस तरह आज पूरे वादी में सदाई एहतजाज बुलंद हो रहा है, हमने भी उसके खिलाफ सदाई एहतजाज बुलंद किया और इस बात पर जोर दिया ये नाहक कत्ल गारत बंद होनी चाहिए। ये एक दबा है कश्मीरी के कल्चर पर और कश्मीरियों के जो उनका उसूल है ये उसके खिलाफ है। हम इस नाहक कत्ल को पुरजोर मजम्मत करते हैं। आपके तवसत से या अपने सदाई एहतजाज दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। ये बिल्कुल नाहक कत्ल है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इसे न किसी मसलक से ताल्लुक है न किसी फिक्र के साथ ताल्लुक है, ये दहशतगर्दी है। इसी तरह जो आज कई दिन से जो मजदूर यहाँ वादी में काम करते थे उनको नाहक मारा गया, उसके खिलाफ भी हमने एहतजाज किया और आपके तवज्जुह से इस एहतजाज को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। ये मजदूर अपना रोजी कमाने के लिए अपना पसीना बेच कर अपना रोजी कमाते थे। इस तरह के कत्ल गारत को हम पुरजोर अल्फाज में मदद करते हैं और लड़ाई के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। उनके साथ हम भरपूर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। हम उनके साथ हैं और ये दहशतगर्दी अब बंद होनी चाहिए, नाहक कत्ल बंद होना चाहिए। महकमा तालीम की जानिब से आज रियासी के मिनी सेक्रेटरिएट के ऑडिटोरियम हॉल में जिला सतह के आर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। आर्ट फेस्टिवल में जिले के तमाम एजुकेशन जोन्स के स्कूली तुलबा ने शिरकत की है। आर्ट फेस्टिवल में तुलबा ने अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए हैं। इस दौरान तुलबा ने लोक रक्स, सोलो डांस और बहस मुबाहसों के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया है। तुलबा के मुख्तलिफ ग्रुप्स ने रक्स करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। इस मौके पर मौजूद लोगों के अलावा जिला इंतजामिया और महकमा तालीम के ऑफिसरान और तुलबा की सलाहियतों को खूब सराहा गया है। जोरदार तालियों के साथ इनका मनोबल को तो साफ है कि एस्थेटिक सेंस बच्चों में होनी चाहिए। जब तक ना एस्थेटिक सेंस होगी तब तक पूरी तरह से सब्जेक्ट्स को समझने में भी सफल नहीं हो पाएंगे वो। और एक और बात जो रहती है इसमें बच्चे जो शाइनेस बच्चों में हेजिटेशन है, हिचकिचाहट रहती है, उससे भी बच्चों को बाहर लाना है। और ख़ास तौर से दूर दराज गाँव के बच्चे स्कूलों से होता हुआ, जोनल स्तर से होता हुआ डिस्ट्रिक्ट पे जब ये प्रोग्राम पहुंचता है तब तक छंटे हुए बच्चे आते हैं सामने और उनमें आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका होता है। कलाएँ भी जो लोकल कलाएँ हैं, हमारी मातृभाषा, हमारी मातृ क्षेत्र की कलाएँ, उनको भी थोड़ा बढ़ावा मिलता है इससे। तो यही एक मकसद रहता है इस। जी बिल्कुल, वर्चुअल वर्ल्ड ने एक्चुअल वर्ल्ड को पूरी तरह से ऐसे घेर सा लिया है इस वक्त। पर मुझे लगता है कि शायद उकता जाए समाज, धीरे धीरे इस चीज़ से उकताने लगेंगे हम और शायद फिर से वापस लौट पाएँ। और ऐसे प्रोग्राम जैसे आज एक कमाल का प्रोग्राम, शानदार प्रोग्राम हुआ है, ये इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा उकता रहे हैं हम। सब बैठे रहे, आखिर तक बैठे रहे, आनंद लिया सबने और मोबाइल सबके बंद रहे। तो उससे लगता है कि शायद अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है जब हम एक रियल वर्ल्ड की तरफ घूम रहे हैं। नहीं, उस प्रकार से देखिए ऐसी बात नहीं है। तकनीक ने या इस मोबाइल ने बहुत कुछ दिया भी है हमें, सदुपयोग की बात होनी चाहिए, है ना। अब जिस शेर पे हम बैठे हुए हैं
इससे उतर नहीं पा सकते। तकनीक एक ऐसी चीज़ है जो वर्षों से बढ़ रही है, दिन ब दिन, और बढ़ रही है। इससे उतर जाएंगे तो तभी ये शेर हमें खा जाएगा। अब है कि इसको डायरेक्शन कौन सी दी जाए, है ना। तो वी आर राइडिंग अ लाइन। अब देखते हैं किस तरफ इसको ले जाना है। सबको अपनी अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन करना चाहिए और इसको सही दिशा में ले जाना चाहिए। तकनीक का सही फ़ायदा उठाना चाहिए। अब देखिए, जब हमारा समय था, एक किताब के लिए भी हमें जम्मू दिल्ली तक लोगों तक संपर्क करना पड़ता था कि कोई किताब, फलानी किताब है, हमें नहीं मिल रही, पर आज उसे हम घर बैठे देख सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अब हमें देखना है कि तकनीक का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। भारतीय फौज की जानिब से पीर पंचाल यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जो कि 22 अक्टूबर को शुरू होकर आज इख्तिताम पज़ीर हुआ है, जिससे बुद्धल और आसपास के इलाकों के नौजवानों में इत्तेहाद, सलाहियत और तहरीक पैदा की गई। बुद्धल में मुनक़िद होने वाले इस 4 रोज़ा प्रोग्राम में मकामी नौजवानों और तुलबा की पुरजोश शिरकत देखने में आई, जिन्होंने मुख्तलिफ मुकाबलों और सकाफती तकरीबात में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। पीर पंचाल यूथ फेस्टिवल 2024 का मकसद नौजवान नस्ल में बरादरी और तख्लीकी सलाहियतों और हुब्बुल वतनी के जज्बात को फ़रोग़ देना है। स्टेज पर तशरीफ लाएं। इरफाना देता हूं कि इतनी उम्दा परफॉर्मेंसेस आप लोगों ने यहाँ पे दी और अपना जो टैलेंट है उसको आपने दुनिया के सामने लाया, तो जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। फेस्टिवल आज जो यूथ फेस्टिवल के नाम से इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। इतने खूबसूरत वादियों में जो आज ये मधुर संगीत गूंजा है, ये बहुत दूर तक जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जो प्लेटफॉर्म है पीर पंजाल यूथ फेस्टिवल, ये हमें भी एक इंस्पिरेशन देता है। मोहम्मद फरीद मलिक, मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करूंगा कि 3 रोज़ा जो पीर पंजाल फेस्टिवल मेला है, यूथ के लिए एक मेले का जो इनेकाद किया गया, ये तारीखी है। और मैं समझूंगा कि इस मेले में जो हमारी यूथ, यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने जो शिरकत की, आए रोज़ जो है वो हमारे बच्चे जो है वो नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, ड्रग्स में पड़ते जा रहे हैं। लेकिन फ़ौज का ये इक़दाम रहता है कि हमेशा यूथ को अच्छे रास्ते पे ले जाना, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो, चाहे बाकी चीज़ें हों। फ़ौज ने हमेशा आवाम के साथ और यूथ के साथ और ख़ास करके इलाके के बच्चों के हुनर को उजागर करने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कि यहाँ जो बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए, कितने बेहतरीन प्रोग्राम, कहने का मतलब कि हुनर की कमी नहीं है। ये सिर्फ बुद्धली के लिए नहीं था, इसमें डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोर, ख़ास करके हमारे चसाना, तुली या ममनकोट, ठालकोट वगैरह जितने भी हमारे एरियाज़ बुद्धल के साथ आते हैं, उन सब बच्चों ने यहाँ पर शिरकत की। माहौलियाती बेदारी को फ़रोग़ देने के मकसद से एक अहम पहल में नेहरू युवा केंद्र ने तेजस एक पहल फाउंडेशन के साथ मिलकर लड़कियों के हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में एक शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया है, जिसका मौजू था एक पेड़ माँ के नाम। दरख्त लगाने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में सीखने में सरगर्मी में 60 बच्चों ने शिरकत की है। तेजस एक पहल फाउंडेशन के चेयरमैन आकाश परिहार और तेजस एक पहल फाउंडेशन के यूथ सदर खुशहाल सिंह ने तुलबा को थीम को अपनाने की तरकीब दी और जमीन पर जिंदगी को बरकरार रखने में दरख्तों के अहम किरदार पर रोशनी डाली है। Today I am talking about trees. मतलब आज यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है ट्रीज क्रिएट। मीन्स हमें ट्रीज लगाने, ये नहीं कि ट्रीज, क्योंकि दरख्त से हमें बहुत ही चीज़ें मिलती हैं जनाब सदर, जैसे कि हवा, साया, धूप से बचने के लिए हमें साया भी मिलता है। तो आखिर में मैं इस इशारे से अलविदा लेना बारे में बताइए। मेरा नाम आकाश परिहार है, मैं तेजस एक पहल फाउंडेशन के संस्थापक हूँ। आज हमने नेहरू युवा केंद्र की कोलैबोरेशन के साथ हमने एक
एक पेड़ माँ के नाम का जो कार्यक्रम है पूरे देश भर में चल रहा है, वो हम माई भारत के तहत पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। उसी के तहत हमने डोडा में ये प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था कि बच्चों में जागरूकता लाना, बच्चों को भी बताना कि आप भी एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने एक कंपटीशन भी रखा था जिसमें विभिन्न बच्चों ने यहाँ पे अपनी डिबेट में बताया, प्लांट्स की अहमियत के बारे में बताया और क्यों प्लांट्स लगाना ज़रूरी है, उसकी पूरे जानकारी बच्चों में दी और उन्होंने अपनी राय भी दी कि हम कैसे इन्वायरमेंट को ठीक कर सकते हैं, कैसे इस पोल्यूशन भरी जो आज की ज़िंदगी है, जो हर जगह पे पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, इस सारे के हवाले से बच्चों ने भी अपनी अच्छी अप्रोच दिखाई और उन्होंने भी कहा कि हम अपने जन्मदिन के दिन भी हम प्लांटेशन ड्राइव करें। ऐसे विभिन्न कोशिश की गई और मेन जो माई भारत के तहत जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हम जो है भारत में जो पोल्यूशन हो रहा है, बढ़ता हुआ पोल्यूशन आप देख रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग की ओर ध्यान दिया जा रहा है, बाकी चीज़ों की ओर ध्यान दिया जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल, कम से कम गाड़ी को चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का नेचर जो है उसको बचाने के लिए हम कोशिश करें। और प्लांटेशन ड्राइव करना बड़ा ज़रूरी हो चुका है आज के दिनों में, क्योंकि गर्मी देखो अभी इस महीने में गर्मी का टेम्परेचर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा है। टेम्परेचर, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है धरती का वो बिगड़ चुका है। बर्फ़ का टाइम पे ना होना, बारिशों का इस साल आप देख रहे हैं कि सूखा कितना पड़ा और इसका कारण है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है धरती में वो गड़बड़ा चुका है, पोल्यूशन बढ़ रहा है और मेन कारण है प्लांटेशन और इसके ज़िम्मेवार हम लोग हैं। हम लोग जो हैं रोड बना रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ प्लांट नहीं लगा रहे हैं, हम प्लांट्स काट रहे हैं लेकिन उसके साथ एक प्लांट के बदले हमें 2 प्लांट्स की लगाने की ज़रूरत है। तो हमने इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं और हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यूसली करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम के तहत प्लांट लगाएं। मरकजी कश्मीर के बडगाम जिले के खान साहब के इलाका बगरू में जुमे की सुबह एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। मकतूल की शिनाख्त आदिल बशीर के नाम से हुई है। आदिल बशीर की लाश को तिब्बी और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से तफ्तीश का अमल जारी है। कर रहा था हैदरपुरा से और आजकल ये प्रैक्टिस बडगाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर रहा था। लेकिन कल हॉस्पिटल जहाँ पे ट्रेनिंग करा था उन्होंने बताया कि ये कल 2 बजे यहाँ से निकला है। तो 2 बजे के बाद इनका घर वालों से बिल्कुल कनेक्शन टूट गया था, तो फोन नहीं उठा रहा था। और उसके बाद जब आज सवेरे इनके वालिद साहब बडगाम डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे गए थे थाने में, तो उन्होंने उनको बताया कि वो हम उसका पता करेंगे। तो उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद खान साहब थाने से मैसेज आई कि उसकी डेड बॉडी यहाँ पे पहुंच गई है। लेकिन जिस हालत में हमने उसको वहां पे पाया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसका मर्डर किया गया है। इसका आपने देखा कि दाएं और जो उसका कान है इधर, ये वाला हिस्सा नहीं था, वहां पर नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इसी गांव में रहता हूं, हम इसको जानते हैं कि इसका वैसे बहुत यहाँ पर जो इसका बिहेवियर था बहुत अच्छा था। और डीएसपी खान साहब से यही मौतबाना गुजारिश करूंगा कि इसका जल्द से जल्द पता लगना चाहिए कि इस मौत की वजह क्या हुई, ताकि इसके वालिद साहब, इसकी माँ, इसके रिश्तेदारों या पूरे गांव को ये पता चले कि इसकी वजह क्या थी, असल वजह क्या थी। इसी नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू व कश्मीर हुकूमत